हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। सेकंड चैप्टर हमारा जो पाचन तंत्र है मानव तंत्र है, उसमें हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट हो गया था और इसमें कुछ हिस्सा जो है हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है एक बार पाचन तंत्र का जो है चित्र डायग्राम उसका देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इसको जो है आप एक आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके क्या करना है आपको, अब आगे जो है छोटी आंत इस तरीके से इसको आप राउंड कर दीजिए। इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ से ये बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर होता है यकृत, इस तरीके से। और यहाँ पर हम जानते हैं गाल ब्लैडर पित्ताशय से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ अग्नाशय ग्रंथि इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो इसके अंदर अब देखिए मुख्य मुख्य जो नाम है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहीं पर ही असल में ये पूरा एक सिस्टम होता है। यहाँ पर ये इस तरीके से पूरी की पूरी ग्रसनी और सब यहाँ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे ग्रसनी, इसका नाम अगर करते हैं हम ग्रास नाल, ठीक है। यहाँ से मुख और मुख गुहा, आमाशय, ये बड़ी आंत, और ये हो गई छोटी आंत। ये हो गया यकृत, ये हो गया पित्ताशय, और यहाँ लिख देंगे अग्नाशय। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है पाचन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने जो है पिछले वीडियो में ग्रसनी से ऊपर का हिस्सा यानी सिर्फ मुख, तो मुख में जो है हमने पूरा पढ़ लिया था कि मुख गुहा, फिर उसमें जो है दांतों के प्रकार और जीभ के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद में आज हमारा स्टार्ट होगा ग्रसनी। देखिए, ग्रसनी से स्टार्ट करते हैं। ग्रसनी में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहली बात कि मुख गुहा से ग्रसनी जुड़ी होती है, ठीक है। ग्रसनी जो है वो ये काम करती है कि भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकती है और श्वास को भोजन नाल में जाने से रोकती है। इसके अलावा इसके बारे में हम लिखेंगे कि ग्रसनी जो है वो 3 प्रकार की होती है, यानी इसके 3 भाग होते हैं। देखिए, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसको हम कहेंगे नाक के जो बिल्कुल सिद्ध में होगी, यानी बोलेंगे हम नासा ग्रसनी। तो 3 भाग है इसका, नासा ग्रसनी, मुख के सामने मुख ग्रसनी और कंठ के सामने कंठ ग्रसनी। इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं आप। तो ग्रसनी के कितने हिस्से हो गए? 3, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, अधोग्रसनी, ठीक है। तो ग्रसनी बस आपको इतना ही लिखना है कि यह भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकती है और जो वायु है उससे जो है ग्रास नाल में जाने से रोकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रास नाल। देखिए, ग्रास नाल जो है वो मुख से प्रारंभ होता है और ग्रास नाल जो है ये तकरीबन आपके जो है 5 इंच लंबी नली होती है और ग्रास नाल के अंदर श्लेष्मा पाई जाती है। श्लेष्मा का ये काम होता है कि वो भोजन को चिकना कर देती है और ग्रास नाल में उपस्थित ये जो आपका ग्रास नाल होता है, इसमें जो भोजन जाता है वो भोजन जो है क्रमानुकुंचन, कौन सी गति? क्रमानुकुंचन गति करता हुआ जाता है। यहाँ से कि क्वेश्चन बनता है कि जो भोजन ग्रास नाल से गति करता हुआ जाता है तो वह कौन सी गति होती है? तो वो होती है क्रमानुकुंचन गति। अब ग्रास नाल जो है इसके ऊपर यानी जहाँ पर ये स्टार्ट होता है तो वहाँ पर घाटी ढक्कन पाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम? घाटी ढक्कन या फिर एपीग्लोटिस। इस एपीग्लोटिस या घाटी ढक्कन का काम क्या होता है? इसका काम भी वही होता है, स्विच का काम करता है ये, कि जब भोजन किया जाता है तो यह श्वास नाल को ढक देता है ताकि भोजन जो है वो श्वास नाल में ना चला जाए। अब उसके बाद आते हैं हम आमाशय के अंदर, ठीक है। हमारे 2 हिस्से हो गए, ग्रसनी हो गई आपकी, उसके बाद में जो है ग्रास नाल हो गया। अब ग्रास नाल के बारे में अच्छा ये भी आपको लिख देना है कि यह ग्रसनी से तो प्रारंभ हुआ था और जो है कहाँ पर जाता है? ये उदर के अंदर आमाशय में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आमाशय। देखिए,
सबसे पहली बात, आमाशय को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके से कि जे शेप बनती है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि एक तो ये जे आकृति का होता है। दूसरी बात इसके बारे में लिखेंगे कि आमाशय जो होता है इसके अंदर तकरीबन 1 से 3 लीटर, कितना, 1 से 3 लीटर जो है वो भोजन आ सकता है। ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। देखिए बहुत आसान है। जो आमाशय का जो पहला भाग है, बड़ा भाग, पहला भाग, तो ये होता है जठरागम भाग। कौन सा होता है? जठरागम भाग। दूसरा बीच का जो होता है इसको बोलते हैं फंडिस भाग। और लास्ट में जो होता है इसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग। बिल्कुल आसान है, याद हो जाएंगे आपको। तो आमाशय के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को हम बोलते हैं जठरागम भाग, ठीक है, जो बड़ा भी होता है, सबसे पहला भाग है। दूसरा इसका जो बीच का हिस्सा है उसे हम कहते हैं फंडिस भाग, और जो इसका आखिरी हिस्सा है उसे बोलते हैं जठर निर्गमी। अच्छा, इसके भाग के साथ साथ में यहाँ पर हमें यह भी पढ़ना है कि इसके अंदर जो है अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है। अवरोधनी पेशी पाई जाती है। अब वो अवरोधनी पेशी कौन कौन सी पाई जाती है? देखिए यहाँ पर 2 अवरोधनी पेशी होगी। एक तो यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से ग्रासनाल जुड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ग्रासनाल से इसका नाम याद हो जाएगा आपको, ग्रासनाल अवरोधनी, ठीक है। दूसरी बात, जो जठरागम भाग है, जठर निर्गमी भाग है, तो यहाँ पर पाई जाती है जठर निर्गमी अवरोधनी, ठीक है। तो आमाशय में 2 अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रासनाल अवरोधनी और दूसरा हो गया जठर निर्गमी अवरोधनी। ग्रासनाल अवरोधनी का काम क्या होता है जिसमें आपको लिखना है, यह है जो, देखिए अब आमाशय में अभी हम जब क्रियाविधि इसकी पढ़ेंगे तो उस क्रियाविधि में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्त्रावित होता है, जिसके अंदर एसिड भी होता है। तो यहाँ पर ये पूरा भोजन अम्लीय हो जाता है। अब ये भोजन जो है ऊपर ना जाए, इसके लिए यहाँ पर एक तरीके से यहाँ गेट होता है, ठीक है ना, यानी हम बोलेंगे ग्रासनाल अवरोधनी। तो वो जो इस अम्लीय भोजन को ऊपर जाने से रोकती है, ठीक है। अच्छा, यही काम सिस्टम नीचे की तरफ होगा। तो जो इसके आखिरी हिस्से में यानी जठर निर्गमी में कौन सी होती है? जठर निर्गमी अवरोधनी। तो यह भोजन को छोटी आंत में जाने को नियंत्रित करती है, यानी जाने तो देगी बाद में, जब इसका जब पूरा सिस्टम यहाँ पर पच जाएगा उसके बाद इसको आगे जाने देगी, तो यहाँ पर इसको ये कंट्रोल करती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो चलने वाला है। देखिए अब आमाशय के बाद में क्या आएगा? छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के अंदर जो है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है छोटी आंत, ठीक है। तकरीबन ये जो है 7 से 8 मीटर लंबी तो सिर्फ यही होती है। दूसरी बात इसके बारे में पढ़ना है कि सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र के किस हिस्से में सर्वाधिक पाचन और जो है अवशोषण का कार्य किया जाता है, तो वो होती है छोटी आंत। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद में जो है इसके हम जो है पार्ट्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ इधर बना देता हूँ। तो देखिए छोटी आंत, अब छोटी आंत के कितने हिस्से हैं? 3। पहला होता है गृहिणी, ठीक है। दूसरा हो गया अग्र शुद्रांत, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा शुद्रांत। बात सही में आ रही है? छोटी आंत के टोटल यानी कुल कितने भाग होंगे? 3, गृहिणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। इसके चाहे तो आप इंग्लिश जो नाम है वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, इस तरीके से। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं गृहिणी के बारे में। गृहिणी के बारे में आपको ये लिखना है, इसका हेडिंग डाल करके जब आप इसकी डिटेल लिखेंगे तो आप इसमें यहाँ लिखेंगे गृहिणी के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है। यानी अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि बिल्कुल डिटेल से सवाल पूछा जाए कि छोटी आंत के भी किस हिस्से में तो पाचन होता है और किस हिस्से में अवशोषण होता है, तो छोटी आंत का जो पहला भाग है गृहिणी,
यहाँ पर जो है कई जगह से, जैसे कि अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि पित्ताशय से जो है पित्तरस आ रहा है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आ रहा है, ठीक है ना, और जो खुद छोटी आंत का जो आंत रस है वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे सभी जो रस है, जो एंजाइम्स है, वो यहाँ पर आकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे कि सर्वाधिक भोजन का पाचन यहाँ पर होता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और एंजाइम्स के द्वारा। तो हम बात कर रहे थे अग्र क्षुद्रांत। तो अग्र क्षुद्रांत का काम क्या है कि वह भोजन जो ग्रहणी में पच चुका है, अब उस भोजन का अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में किया जाता है। और अग्र क्षुद्रांत में कुछ खास प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वह कोशिका यानी उसका नाम है आंत्र कोशिका। क्या नाम है उसका? आंत्र कोशिका। तो इसको भी आप जो है याद कर लेना, आंत्र कोशिका। उसके बाद में अब यहाँ से जो बचा कुचा भोजन होगा वो नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट जो इसका भाग है वो है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में जाता है। अब क्षुद्रांत के अंदर क्या होता है कि जो ये भोजन यहाँ पे देखिए पच गया, पचने के बाद यहाँ पे अवशोषित हो गया, लेकिन अभी भी कुछ भोजन ऐसा है जिसका अवशोषण जो है यहाँ पर नहीं हो पाया, तो वह क्षुद्रांत में जाता है। अब क्षुद्रांत में खास तौर पर अब हम पढ़ रहे हैं क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत के अंदर क्या होता है कि वह भोजन जो यहाँ पर अवशोषित नहीं हो पाता अगर क्षुद्रांत के अंदर, तो वह क्षुद्रांत में आता है। अब क्षुद्रांत में जो इसमें भोजन में उपस्थित जो पित्त लवण है, ठीक है, विटामिन है खास तौर पर, है ना, तो इन ये खास चीज़ यहाँ पर होती है जिसको अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत के अंदर। इसे हमें याद कर लेना है कि वह भोजन जो आंत्र अगर क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाया तो उसे जो है क्षुद्रांत में अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो है हमारी हो गई छोटी आंत। अब छोटी आंत के हमने जो है 3 भाग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जो चलने जा रहा है वो है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अब बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत के जो है, बड़ी आंत का सबसे पहले हम मुख्य काम पढ़ लेते हैं। तो बड़ी आंत का जो मेन काम है वो जो बचा कुचा भोजन छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में जो भोजन आया है उसमें उपस्थित जल और खनिज लवण इनका अवशोषण कर लिया जाता है, एक बात। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं कि जो भोजन यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं पच पाया था उसको सरलीकृत कर पचाने का कार्य करते हैं। ये 2 बात होगा इसकी। अगली बात हम यहाँ पर इसके अब भाग पढ़ते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, अंधनाल और बृहदांत्र। अंधनाल और बृहदांत्र। अंधनाल में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो कुछ अवशोषण अब ऊपर नहीं हो पाया, अभी भी कुछ उसमें कुछ चीज़ बच जाती है, तो उसका जो अवशोषण है वो अंधनाल में हो जाता है। अंधनाल के अंदर ही इसी के भाग के अंदर जो क्या होता है कि एक अलग से जो है एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से कर्मीरूप परिशेषिका, इसको हम बोलते हैं कर्मीरूप परिशेषिका, ठीक है। यानी अंधनाल में एक लंबी जो है पेशी आकार की नली निकली होती है, उसे हम कर्मीरूप परिशेषिका अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड भाग है बृहदांत्र। बृहदांत्र के जो है 4 भाग होते हैं, आरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र। इसकी टोटल लंबाई जो है वो लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। तकरीबन कितनी होती है? 1.3 मीटर लंबी होती है। इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है मलाशय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मलाशय। देखिए मलाशय के बारे में जो है पहली बात तो ये कि तकरीबन ये 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। इसके आखिरी जो 3 सेंटीमीटर वाला भाग है इसको हम कहते हैं गुदानाल। क्या कहते हैं इसको? गुदानाल। और गुदानाल का जो आखिरी भाग है उसे हम कहते हैं गुदा या मलद्वार या एनस, ठीक है, मलद्वार या एनस कहते हैं। अब जो बचा कुचा भोजन है, जो अपशिष्ट है, वो मलद्वार के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 पेशियाँ काम करती है। कितनी पेशियाँ काम करती है? 2 पेशियाँ काम करती है। एक तो होती है बहिः संवर्णी पेशी और एक है अंतः संवर्णी पेशी, ठीक है। तो हमें याद कर लेना है कि मल द्वार से जो मल को त्यागने के लिए जो पेशियां कार्य करती है उन पेशियों के नाम क्या है? बहिः संवर्णी पेशी और अंतः संवर्णी पेशी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आज पूरा पाचन तंत्र क्लियर हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, इसमें जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पाचन की क्रिया विधि है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।